हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो साथियों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें जो नई बात ये है, इसको हमने हर टॉपिक वाइज में बांट दिया है। कुछ कुछ प्रश्न हर एक टॉपिक से हमने लिए हैं, शुरू से लेकर अंत तक। आप इसको अगर टेस्ट सीरीज को अगर देखोगे ये वाला वीडियो, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम ये पॉलिटी पढ़ रहे हैं और शुरू से लेकर अंत तक जितने भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक को टच करते हुए हम लोग आगे ऐसे बढ़ेंगे। आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो कुछ अभी आपने अब तक पढ़ा है, ऐसा लगेगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न है, तो थोड़ा आपको ध्यान से अंत तक देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। करें नई अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विस, जैसे आईएएस पीसीएस ये होती है, अगर कोई उस तरह की नई चीज़ बनानी होता है तो उसके संबंध में आपको यहाँ पर रिलेटेड स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है सही क्या है। पहले वाले में कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हित में नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो दोस्तों यस, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय हित में राज्यसभा होती है। इसके संबंध में दोस्तों ये राज्यों से रिलेटेड है, क्योंकि राज्यों में ही काम करते हैं, तो ये उससे ही ये शक्ति उसी राज्यसभा के ही पास है। ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा वाला में अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि यह प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर माइनर सी गलती दी रहती है, आपको पकड़ना पड़ेगा कि यह प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। तो मेरे भाई 2/3 से पारित होना आवश्यक होता है, लेकिन कुल सदस्यों के नहीं, यानी 545 जो हैं उतने से नहीं, जितने उपस्थित हैं उतने, यानी उपस्थित सदस्यों का 2/3। जैसे मान लीजिए 200 सदस्य आए हैं, तो उनका जो 2/3 होगा उतना से दोस्तों पारित करना होगा, न कि कुल का। तो यहाँ इसलिए आपका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा इसकी वजह से। तो आपका सही क्या होगा, केवल आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आपका। दूसरा वाला प्रश्न को देखते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आपसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में किस राज्यवार में कितनी सीटें हैं, ऐसे करके। तो यहाँ राज्य दे दिया है, राज्यसभा सीट कितनी, किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं। तो मेरे भाई आपको तो पता ही होगा, यहाँ से नो डाउट, यहाँ से आपका बिहार में तो पता ही होगा 16 है, यूपी में तो 31 है, तो यहाँ ये 16 हो जाएगा इसके पास। और महाराष्ट्र में दोस्तों, महाराष्ट्र में तो ज़्यादा है, वहाँ 19 हो जाएगा यहाँ पर। और तमिलनाडु में यहाँ पर आपका 18, या यहाँ पर हम लोग देख ले कोई गलती ना होने पाए, ए वाला हमारा 3 पे जाएगा, ए वाला 3 पे जाएगा। ए वाला 3 कहीं नहीं है, सिर्फ डी वाले के पास है, यहाँ देख रहे हैं। और सी वाला 1 पर है। तो इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा, यानी अब हम कह सकते हैं बी वाला हमारा 4 पे जाएगा, कर्नाटक हमारा 12 हो जाएगा, तमिलनाडु 18। सही जा रहे थे हम। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप जो क्लियर है उसी को पहले आप मिलाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ देखिए आपको कथन कारण से रिलेटेड आपको प्रश्न दे दिया है, एसर्शन रीजन से। आप देखेंगे यहाँ पर कथन है और कारण है। कथन में कह रहे हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। बिल्कुल मेरे भाई, ये भारत में संसदीय यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बिल्कुल, यहाँ पर कोई डाउट नहीं। ये आपका तो कथन सही हो गया। अब क्यों संसदीय है, इसका कारण देखिए। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, यानी जो कार्यपालिका है, यानी जो सरकार है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो बिल्कुल है मेरे भाई, इसीलिए संसदीय प्रणाली में यही होता है। तो यहाँ पर कथन कारण दोनों सही है, और जो आपका ये कारण है, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका यहाँ पर ये तो नहीं दे दिया है, इसलिए ये वाला नहीं होगा, नीचे होगा ऑप्शन मेरे भाई, यहाँ पर नीचे छटक के चला गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, यही सही है आपका। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 को देखें। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है सही क्या है। तो आप लोग जानते हैं लोक लेखा समिति में दोस्तों कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 22 में से दोस्तों 15 लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं, इतना तो पता होगा। और यह अपनी रिपोर्ट दोस्तों संसद में के पटल पर रखती है, यानी लोकसभा को सौंपती है। तो पहला वाला तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा में कह रहे हैं इस राज्यसभा में 15 सदस्य होते हैं, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है दोस्तों। 22 कुल सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो आपका केवल 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बनेगा। बहुत बढ़िया।
और दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को हमारे लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करें मेरे भाई, क्योंकि अभी हमारा ये नया प्रोग्राम है, इसकी वजह से लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। इस समय हम अपनी जॉब भी छोड़ दिए हैं, आप लोगों को मालूम है। इसको बढ़ाने के लिए दोस्तों बहुत सारे दोस्तों खर्च होना पड़ता है, इलाहाबाद में रहना, इस तरह का दोस्तों कंटेंट तैयार करवाना, आगे बढ़वाना यूट्यूब को। तो इससे हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं दोस्तों, बस आपसे यही कहते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, लाइक करके, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हो, उनके बीच दोस्तों शेयर जरूर करें। तो आपसे विनम्र निवेदन है मेरे भाई, आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, आपका कुछ जाएगा भी नहीं, तो आप प्लीज़ अपने भाई के लिए इतना जरूर करें नैतिक कार्य। तो दोस्तों 5वें वाले प्रश्न को यहाँ हम लोग देखें तो आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रिलेटेड। आप लोग जानते हैं 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू किया गया था, यहाँ पर सूक्ष्म लघु जो उद्योग हैं उनको सहायता के लिए। तो यहाँ पर यही आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें किसके अंतर्गत आता है, सही ऑप्शन चुनना है। तो दोस्तों यहाँ दिया है यह कि सिर्फ वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यहाँ पर यही वाला हो जाएगा, न तो कारपोरेट मंत्रालय तो वित्त मंत्रालय की ये आता है, यहाँ पर ये नहीं होगा ये भी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, सिर्फ यही उसके अंतर्गत आता है। दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग 6ठे वाले को देखें तो यहाँ आपको कुछ घटनाएं दे दी गई हैं, उनको विचार करके कालक्रम में बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन हुई, उसके बाद कौन हुई, ऐसे करके, यानी पहले से आखिरी के रूप में पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हमें देना है। तो मेरे भाई प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? आप लोग जानते हैं बाबा साहब इसके अध्यक्ष थे, तो ये 1947 में, अगस्त 1947 में हुई थी दोस्तों। 1947 में भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था, यानी कब बनकर तैयार हो गई थी? तो आप लोग जानते हैं 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गई थी। और यहाँ पर दिया है भारतीय संविधान के प्रवृत्ति होने की तिथि, यानी लागू कब हुआ था, बन गया था तो 26 नवंबर 49 को, लेकिन लागू तो आपका 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तो यहाँ पर हम 1950 लिख देते हैं। प्रथम बैठक यानी सबसे पहले यही हुआ होगा, ये तो 1946 में ही हो गई थी, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था ना, तो ये वाला यानी चौथा वाला तो सबसे पहले आएगा, क्योंकि सबसे पहली घटना यही है। तो चौथा वाला कहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है सबसे पहले, और यहाँ नहीं है, तो इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर आपका होगा। तो चौथा हो गया 46 वाला। अब आपका कौन आएगा मेरे भाई? अब आपका कौन आएगा? ये पहला वाला आएगा। तो पहला वाला दोनों में है। अब उसके बाद कौन आएगा? सबसे अंत में कौन आएगा? सबसे अंत में आपका ये तीसरा आना चाहिए, क्योंकि यह 50 है। तो यहाँ पर देखिए यही वाला हो जाएगा, सबसे अंत में तीसरा है, तो यही हो जाएगा बी वाला आपका। बहुत बढ़िया। ऐसे बड़ा धैर्यपूर्वक करेंगे मेरे भाई ना, तो बड़े आराम से कर ले जाएंगे। प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो करके दोस्तों में शेयर ज़रूर करना मेरे भाई, हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमारा ऊर्जा बढ़ाइए, तभी हम आगे काम कर पाएंगे दोस्तों। बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूँ मैं। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? ये पंचायत की बात कर रही है, लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव होते हैं आपके यहाँ, प्रधानी का, सरपंच का, और ये जो पार्षदी वगैरह का होता है, तो ये सब दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग करता है। बाकी जो लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसका तो भारत निर्वाचन आयोग कराती है। आगे अगर देखें तो यहाँ से आपको मिलाने वाला प्रश्न और आ गया है, देख रहे हैं क्या करें? सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। अनुच्छेद 324 तो जैसे 24 जैसे चुनाव यानी निर्वाचन आयोग से संबंधित है दोस्तों, है ये चुनाव आयोग से संबंधित ये वाला। 315 किससे है दोस्तों? लोक सेवा से संबंधित आपका ये वाला है। 280 ये वित्त आयोग से संबंधित है, और 338 आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से है दोस्तों। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से अगर आपसे यहीं पर पूछ ले अनुच्छेद 338 किससे? अनुच्छेद 338 तो एससी आयोग से संबंधित हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 338 ए पूछ ले तो वो एससी हो जाता है, यानी ए हो जाएगा तो वो एसटी हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 338 बी हो जाएगा तो ये ओबीसी से संबंधित हो जाएगा। तो इतना याद रखे रहेंगे। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो डी वाला आपका 1 पे जाएगा, डी वाला 1 पे जाएगा, तो ये और ये नहीं होंगे, और सी वाला आपका 2 पे जाएगा। तो सी वाला 2 पे जाना चाहिए, तो यही आपका सी वाला बन जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे हम लोग यहाँ पर आराम से कर लेंगे दोस्तों। ऐसे ही आप करेंगे तो बड़े आसानी से सब कुछ हमारा होता जाएगा। यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो लोकसभा में ऐसा कब हुआ था कि पहली बार किसी महिला स्पीकर को बनाया गया था दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, मीरा कुमार। और दोस्तों ये कब तक रही थी? मनमोहन जी की सरकार में दोस्तों 2009 से 2014 तक दोस्तों ये रही थी मीरा कुमार।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये 1 हो जाएगा, ये वाला। आगे चले अगर हम लोग देखें तो 10वें में आपसे पूछा जा रहा है कि संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में आपको बताना है। अभी हमारा पहला भाग चल रहा है, पदों के संदर्भ में कुछ आपको कथन दिए, बताना है सही क्या है। यहाँ देखिए कह रहे हैं संसद की प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया गया, यानी संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया गया है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल फिट है, सही है। यहाँ पर दूसरे में कह रहे हैं संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को रेगुलेट करने का अधिकार है। तो ये बिल्कुल अधिकार है, यहाँ पर आपका दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या अगर दोस्तों हम लोग 11 वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो अनुच्छेद 20 का हिस्सा कौन नहीं है मेरे भाई? आप लोग जानते हैं 20 में 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से में आप लोग देखेंगे, पहला क्या है कि आप अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं, आपको एक सज़ा के लिए एक दंड मिल गया तो दोहरा दंड नहीं मिल सकता है, और आप पे अगर कोई कानून तभी लागू होता है जो आप जो गलती किए हैं उससे पहले का कानून बना हो तभी, यानी आपने कोई गलती कर दिया उसके बाद कोई कानून बना तो लागू नहीं होगा। तो यानी ये तीनों हैं, यही सी वाला नहीं है, तो यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ तो 12वें वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के महान न्यायवादी के बारे में पूछा जा रहा है, अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा सही है? तो आपको बताना है भाई सही क्या है। महान्यायवादी के पद ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य हो। वही भी उसी व्यक्ति को कहा जाता है मेरे भाई, उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। बिल्कुल सही है मेरे भाई, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर देखें, यहाँ कह रहे हैं दूसरे वाले में महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। नहीं मेरे भाई, उसे सरकार का, ये सरकारी वकील होता है एक तरह का, सरकार के सभी मामलों की तरफ से खड़ा होता है। ये सरकार जब चाहे तब उसे हटा सकती है। जो कैग होता है उसे उसको तरह से हटाया जाता है। यहाँ पर ये गलत दे दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वो डी वाला हो जाएगा, केवल 1। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें तो कह रहे हैं कि आपको नीचे कुछ जोड़े दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा हमारा संविधान अनुसूची के साथ सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है मेरे भाई यहाँ पर? तो कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है? नहीं मेरे भाई, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन तो 4थी अनुसूची में। हम जानते हैं हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है, 8 + 4। ये मैंने क्यों लिखा 8 + 4? 8 पहले से थी, 4 बाद में जोड़ी गई संविधान संशोधन के माध्यम से। तो यही वाला 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में और स्थानों का जो आवंटन है यही नहीं होगा, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगी। 9वीं अनुसूची में आप लोग जानते हैं किसी भी विषय को अगर 9वीं अनुसूची में डाल दोगे तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, तो यानी वो कोर्ट में उसे नहीं घसीटा जा सकता। जब जमींदारी प्रथा का नेहरू जी ने उन्मूलन किया तो बड़े बड़े जो भूमिहार लोग थे कोर्ट न जा पाए, इसलिए उन्होंने वो जमींदारी जो रद्द करने वाले थे उसे 9वीं अनुसूची में डाल के तब रद्द किए थे। तो यहाँ पर यही वाला आपका हो जाएगा, ए वाला। बाकी सब अपनी अपनी जगह पे सही है, याद कर लीजिए, ए वाला आपका यही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते अब हमारा यहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है संविधान की विकास की यात्रा के बारे में। संविधान की विकास की यात्रा के बारे में देखिए क्या कह रहे हैं। इसके अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने से एक तरह से शक्ति प्रदान हुई अंग्रेजों से। तो ब से बजट, ब से बहस, ब से 92। तो 92 वाले में 1892 में, ऐसे भी आप भी याद कर लीजिए। लेकिन आपसे जो है उसका पूरक प्रश्न पूछने की जो है बाध्यकारी नहीं था, ऐसा नहीं था कि आप पूछ लिया वो उत्तर देने के लिए बाध्य ही हो। तो बस यही। आगे अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि किस अधिनियम के द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया। जो सिविल सर्विस जैसे एग्ज़ाम है उसकी जो खुली प्रतियोगिता हुई दोस्तों वो 1853 के एक्ट से हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका यही चार्टर एक्ट, सॉरी यहाँ पर 1853 ये नहीं, ये 1853 के एक्ट से खुली प्रतियोगिता हुई। नहीं तो पहले अंग्रेज जिसे चाहते थे कर देते थे, सुपारी ज़्यादा चलती थी। तो इसलिए आओ 53 से कैसे याद करेंगे, आओ तीर मारो, जिसका तीर लग गया वो कलेक्टर बन गया। आगे देखें अगर हम लोग यहाँ पर देखें 16 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं भारतीय विधान पालिका
प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी दोस्तों? वो द्विसदनी यानी जैसे आज के डेट में लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे उच्च सदन निम्न सदन का ये कब क्लेरिफिकेशन किया गया था? तो 1919 के एक्ट से किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? आप लोग जानते हो, मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड, जिसे हम लोग एमसी एक्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। आगे अगर देखें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो मेरे भाई 1935 में भारत शासन एक्ट यानी 1935 के एक्ट में स्थापित जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी किसे दी गई थी? तो मेरे भाई किसे दी जाएगी? वही गवर्नर को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यही सी वाला हो जाएगा, गवर्नर को। मेरे भाई जो सरकार का मेन मुखिया है उसी को मिलेगा अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी जिन शक्तियों को मेंशन नहीं किया गया था वही। आगे अगर हम लोग देखें तो करें संविधान, यहाँ पर तीसरा भाग हमारा आ गया, संविधान निर्माण और उनकी विशेषताओं से यहाँ से आपके प्रश्न आ रहे हैं। अब संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा को कितना समय लगा? तो मेरे भाई शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए, 3 साल में 12 दिना कम, यानी 3 साल में 12 दिन घटा दीजिए तो वही आपका हो जाएगा, यानी 2 साल 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे भाई आप लोग जानते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है। सॉरी 26 जनवरी तो लागू हुआ था, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 26 नवंबर को, इसी दिन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों ये बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उस दिन इसे लागू नहीं किया गया। हालांकि कुछ मुख्य विषय लागू किए गए नागरिकता वगैरह को लेकर, लेकिन इसके जस्ट 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि उसी दिन एक जुड़ा हुआ है ऐतिहासिक पहल, उससे जुड़ा हुआ नेहरू जी ने जो झंडा फहराकर पूर्ण स्वतंत्रता की आज़ादी का बिगुल बजाया था, तो इसीलिए उस दिन लागू किया गया। आप लोग जानते हैं भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, यानी भारत संविधान के प्रारूप जो तैयार की थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर थे। आप लोग जानते हैं प्रारूप समिति में बाबा साहब को लेकर कुल 7 सदस्य थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है सदस्यों को जो भारतीय संविधान सभा के द्वारा प्रारूप करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से उनको चुना गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे अगर देखें हम लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न कटा हुआ है। संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और इसके निम्नलिखित उपबंधों में किसको तुरंत लागू किया गया था? तो मेरे भाई मैंने बताया था ना, कुछ मुख्य विषय को तुरंत लागू कर दिया गया था, जैसे नागरिकता से संबंधित उपबंध को, निर्वाचन संबंधी उपबंध को, अंतरिम संसद संबंधी उपबंध को, यानी ये सब को पहले ही लागू कर दिया गया था उसी दिन। बाकी जो उसके पूर्ण रूप से जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ देखें 22 वाले में आपसे पूछा जा रहा है कि किसने संविधान सभा को, यानी संविधान सभा को ही हिंदुओं का निकाय कह दिया था, हिंदुओं का निकाय। तो इसका कौन कहा था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यही लॉर्ड विस्काउंट था, यही कहा था। इसका कहना था कि सब कुछ हिंदुओं के हिसाब से हो रहा है, सारा कायदा कानून, यही हिंदू जो बाहुल्य है अल्पसंख्यकों के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। तो वही उन्होंने कह दिया था उस समय। हालांकि वो बांटने के लिए, विरोध कर अंदर ही अंदर सबको भिड़ाने के लिए ऐसा बोला था। यहाँ देखें अगर हम लोग तो कह रहे हैं संविधान सभा के यहाँ लक्षण दिया गया है, अब वहाँ गृह देश दिया गया, यानी कौन सा लक्षण किस देश से लिया गया है ये बताना है। तो यहाँ पर जो आपको दिया है, यहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा क्लियर हो यही, इसी से चलिए। आपात उपबंध, आपात यहाँ पर जर्मनी, सब कोई अगर कुछ जल रहा हो तो उसे हम लोग आपात इमरजेंसी बोलते हैं, तो यानी जर्मनी हो जाएगा आपका। नीति निर्देशक तत्व कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? लैंड में पाए जाते हैं, यानी भूमि में पाए जाते हैं, तो आयरलैंड, ऐसे याद कर लीजिए। संसदीय प्रणाली हम लोग जानते हैं, जो इसको हम गुलाम रहे उसी से सीखे हैं हम लोग, यूके से। और मूल अधिकार आपका अमेरिका से हो जाएगा। तो आपका कौन हुआ? ए वाला 2 पर जाएगा, बी वाला 1 पर, ए वाला 2, बी वाला 1, यही सी वाला आपका हो जाएगा, और बाकी डी वाला तो 3 पे रहेगा। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से 24 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसे ही हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे ना तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, सारा भ्रम दूर हो जाएगा आपका। आगे देखें यहाँ कह रहे हैं सुमेलित नहीं है, एक तरफ समिति, एक तरफ अध्यक्ष। तो संघ संविधान समिति, तो यस, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यह बाबा साहब नहीं थे, यह
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये बीबीपी लिख दे रहा हूँ, वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर ये थे, यानी गलती मिल गई हमें, यही वाला गलत होगा और यही आपका उत्तर बनेगा। और प्रांतीय संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी यही थे, कार्य संचालन समिति मुंशी साहब थे। आगे बढ़े हम लोग अगर देखें तो कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में छोटे बड़े। तो 15 थी, याद कर लीजिए, रट लीजिए, यही सही है, 15 थी, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर 26 वाले में कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, आलोचना के रूप में सब लोग इसे कहते हैं। भाई इतना ये जटिल चीज़ इसमें है, ये आम आदमी या कम पढ़ा लिखा इसे समझ ही नहीं पाएगा, इसे समझने के लिए वकील बनना जरूरी है। तो इसे वकीलों का स्वर्ग लोग तंज कसते थे यहाँ पर। यहाँ देखिए कह रहे हैं दिए गए कूट की सहायता से कालक्रम हमें बताना है, कौन सी घटना पहले घटी, फिर उसके बाद घटी, उसके बाद घटी, ये बताना है। तो संविधान सभा की पहली बैठक अभी हमने जस्ट देखा था मेरे भाई, 1946 को हुई थी, 1946 को। मनबाटन योजना दोस्तों आप लोग जानते हैं, तो 1947 में हुआ ये, 1947 में जो भारत पाकिस्तान को लेकर उन्होंने माउंटबेटन ने तैयार किया, इसलिए इसे मनबाटन भी कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ दोस्तों, यही 1946 के संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई, 9 दिसंबर को 1946 और 13 दिसंबर को उन्होंने किया, यानी 1946 को ये भी हुआ था, इसमें हम प्लस लगा देते हैं, यानी थोड़ा सा ज़्यादा दिन इसमें लगा था। और प्रारूप, अब दोस्तों इसका वाला अगर हम लोग देखें, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब थे, इसका गठन दोस्तों 1947 में हुआ था। तो आप सोच रहे होगे मेरे भाई यहाँ भी 47, यहाँ भी 47, तो ये जान लीजिए ये वाला जून में गठन हुआ था इसका, और ये वाले का अगस्त में। तो अगस्त में आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ देखें सबसे पहले घटना कौन सी घटी थी, तो 1946 वाली, यही संविधान सभा की जो पहली बैठक। तो पहला वाला हमारा एक पे आना चाहिए, तो यानी ये और इसे हम भगा सकते हैं। और इसके बाद जस्ट ये वाला आया था जो थोड़ा सा इससे अधिक था, तो यानी 3 हो जाएगा, एक के बाद 3 हो जाएगा, तो एक के बाद 3 बी में है, यही हो जाएगा। और सबसे अंत में ये चौथा वाला हो जाएगा जो अगस्त में हुआ था, ये वाला। बहुत अच्छा, आगे चले अगर हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था। तो किसने संविधान सभा में विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था मेरे भाई, तो कौन नहीं लिया था, कांग्रेस को क्या नहीं लिया था भाई, कांग्रेस ने ही तो लिया था। कांग्रेस के मुस्लिम लीग यहाँ पर नहीं, दोनों नहीं लिए थे, ये मुस्लिम लीग ने नहीं लिया था, आप लोग जानते हैं, वही जिन्ना वाली। आगे चले हम लोग देखें, तब हमारा ये चौथा भाग आ गया, संविधान सभा की प्रस्तावना से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं हमारे। अब देखते हैं हम लोग संविधान सभा की प्रस्तावना से रिलेटेड, प्रियम्बल से। तो यहाँ वाले में देखिए पूछा क्या जा रहा है आपसे, कह रहे हैं संविधान सभा की उद्देशिका के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही नहीं है, जो गलत है उसे बताना है। तो देखें कह रहे हैं पहले वाले में, उद्देशिका को संविधान सभा का भाग नहीं माना जाता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, भाग माना जाता है उद्देशिका को, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, तो ये हमारे उत्तर में रहना चाहिए क्योंकि गलत पूछा है। उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, तो नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है, वो नियंत्रित करने का कार्य नहीं करती है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर यानी ये भी वाला गलत हो जाएगा यहाँ पर। उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था, यस, 13 दिसंबर को 1946, ये वाला आपका सही है, यानी 3 वाला सही है। तो आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो यानी 3 वाला ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो कहाँ नहीं होगा, ये इसका मतलब यही बी वाला आपका बनेगा। आगे अगर हम लोग देखें, हाँ, तो आपसे जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ कौन सा क्रम हमारा सही है। तो देखते हैं हम लोग क्रम कौन सा सही है। प्रस्तावना अगर हम लोग पढ़े होंगे मेरे भाई, तो आप लोग पढ़े होंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो कौन सा होगा यहाँ, तो लोकतांत्रिक गणराज्य पंथ निरपेक्ष कौन सा सही क्रम है। तो क्रम के बारे में यहाँ तो आपका यही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यही डी वाला हो जाएगा आपका। वहाँ पर देखेंगे, एक बार जरूर पढ़िएगा प्रस्तावना को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है, तो प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है मेरे भाई,
जिसे फिल्म देखते हो उसका एक ट्रेलर होता है ना, ऐसे ही प्रस्तावना संविधान का कह सकते हो ट्रेलर है, उसका मूल दर्शन है, जिसमें उसमें सारा कुछ दिख जाता है। जैसे ट्रेलर देखकर आप फिल्म का अंदाज़ा लगा सकते हो, वैसे ये भी है। आगे अगर देखें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो कहीं भी आपको देखे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या है कि हम किसी के दबाव में नहीं है, हम किसी के अंडर में नहीं है, अपना शासन हम खुद कर रहे हैं, आंतरिक और बाहर फैसले हम अपना खुद लेते हैं। तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है, तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है मेरे भाई, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो मेरे भाई इनडायरेक्ट है यहाँ पर, अप्रत्यक्ष लोग। क्यों अप्रत्यक्ष है, क्योंकि हम लोग खुद शासन नहीं करते, हम एक प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि से अपना शासन हम खुद करवाते हैं, तो इसलिए दोस्तों ये अप्रत्यक्ष हो जाता है यहाँ पर। आगे अगर हम लोग देखें तो हमारा यहाँ नागरिकता से संबंधित 5वें भाग पर हम पहुँच गए हैं। यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है, तो मेरे भाई आप लोग तो जानते होंगे, पहले में भारत और उसका राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से 4 तक लेकर भाग 1 में, और भाग 2 में जब आप आते हैं तो आपको अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक मिलता है जो नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, तो यही बी वाला हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखें, थोड़ा सा कट गया है यार, तो देख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर करें नागरिकता का अर्थ क्या है, तो नागरिकता का अर्थ क्या है, नागरिकों को पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, जी बिल्कुल। लोकसभा यानी संघ और राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, यस ये भी है। संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार, यस ये सभी है। तो यानी नागरिकता का अर्थ इन तीनों में समाहित है। ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा यहाँ। आगे अगर चले हम लोग देखें तो आपसे यहाँ जो पूछा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें और बताएं सही क्या है। भारत में इकहरी यानी सिंगल सिटीजन का प्रावधान है, यानी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब एक ही नागरिकता है, भारत की नागरिकता। आप किसी भी राज्य में जाएंगे, आपको जाने घूमने टहलने का अधिकार है, यानी वो नागरिकता आपकी भारत ही रहेगी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, उसके अपनी केंद्र की नागरिकता अलग है, राज्यों की अलग अलग होती है। तो भारत में एक ही नागरिकता है, यह यूके से लिया गया है, अंग्रेज़ों से ही, वहाँ भी ऐसे है। भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। आप लोग जानते हैं संसद ही नागरिकता संबंधित कानून बनाती है। अभी देखा नहीं आपने, एनआरसी वगैरह मामला खूब था। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, जी ब्रिटेन से ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बन जाएगा। तो हम लोग इसे कर लिए आराम से, बहुत अच्छा। यहाँ पहले वाले को देखें तो आपसे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता के अर्जन यानी नागरिकता को अर्जन करना यानी प्राप्त करना और त्याग करना संबंधित अस्थाई उपबंध नहीं है। यस, अस्थाई उपबंध नहीं है, आप त्याग भी सकते हैं, आपका जब मन करे आप ले भी सकते हैं। आप यहाँ से ऐसे समझ लीजिए, नागरिकता त्यागना, त्यागना टी से आता है, और टी मतलब 3, यानी 3 तरीके हैं त्यागने के, और प्राप्त करना पी से आता है, और पी मतलब 5। तो त्यागना 3 तरीके से त्याग सकते हैं, प्राप्त करना हो तो 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ये है यहाँ पर संविधान के भाग 2 उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने थे। तो यस, यही है आपका ऑप्शन नंबर, आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से देखते हैं हमारा ये पहला प्रश्न जो है 38 वाला मूल अधिकार का पहला प्रश्न। करें कौन सा हमारा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। तो आप लोग जानते हैं हमारा फंडामेंटल राइट कई सेगमेंट में है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धर्म एवं कल्चर का अधिकार। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग जानते हैं हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक है, यहाँ पर आप लोग जानते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आप लोग जानते हैं 21A में दोस्तों है, ये बाद में जोड़ा गया था, तो ये तो है बिल्कुल है। संगम या संघ बनाने का अधिकार 19 में ही है, और प्राण एवं दैहिक संतानता का अधिकार यानी पर्सनल लिबर्टी का अधिकार ये तो 21 में ही है। यानी सब के सब यहाँ पर ये स्वतंत्रता के अधिकार में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी 3 के तीनों। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर चलें देखें तो कह रहे हैं कि सॉरी ये कहाँ से चला गया यार, तो यहाँ 39 वाले को देखें तो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूत अधिकारों में क्या सही नहीं है।
तो यहाँ पर गारंटेड आपसे राइट पूछा जा रहा है। गारंटेड राइट, प्रत्याभूत अधिकार मतलब गारंटेड राइट में क्या सही नहीं है। तो देखें, तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप लोग 19 वाले में पढ़ेंगे तो उसमें आपको 6 मिल जाता है। तो वही है, उसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई भी आपको पेशा आपको चुनने का भी अधिकार है, उसमें दिया गया है। अपनी पसंद के धर्म का पालन कर, धर्म का अधिकार उसमें नहीं है मेरे भाई। संगम अथवा संघ बनाने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर ये वाला नहीं है, अपनी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, ये तो धर्म वाले में चला जाएगा, तो ये नहीं है, सी वाला आपका हो जाएगा। यहाँ देखें 40 वाले को देखोगे तो कह रहे हैं कि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में किस एक वाद में यानी किस केस में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे को चर्चा की गई थी। तो इस समय रिजर्वेशन अपने चरम पर है, रिजर्वेशन वाला मुद्दा आप लोग देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों, जब ओबीसी को आरक्षण मिला था बीपी सिंह की सरकार में, तो उस समय इसका काफ़ी विरोध हुआ था, तो ये कोर्ट में गया। तो 1992 में इंदिरा साहनी केस में इसका जो है जो निर्णय आया कि कहा मेरे भाई ओबीसी ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिनको आरक्षण के हकदार हैं, लेकिन उनको नहीं मिलेगा जो ठीक ठाक पोजीशन पे हैं, तो उनको नाम दिया गया था यही क्रीमी लेयर। तो यानी क्रीमी लेयर को इसका लाभ नहीं मिलेगा, वो एज ए जनरल ट्रीट किए जाएंगे। तो यही है यहाँ पर कौन सा केस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर केस का नाम तो इंदिरा साहनी वाला था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ, बी वाला आपका हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो कह रहे हैं भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों द्वारा समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यह किस में कहा गया है मेरे भाई। तो यह इसका मतलब आप देख कर ही लगा लिए कि ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है। तो ये आखिर ये सब इसमें किस में कहा गया था। तो ये अनुच्छेद 14 की बात है मेरे भाई। समानता का अधिकार वाला पढ़ोगे तो पहले ही आपको मिल जाएगा। राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ये अनुच्छेद 14 की बात है। यहाँ अगर हम लोग 42 को देखें तो कह रहे हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखें सही नहीं है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 से बिल्कुल ये तो सही है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत होना चाहिए, अनुच्छेद 17 से रिलेटेड है, ये भी अपनी जगह पे सही है। उपाधियों का अंत होना चाहिए दोस्तों, ये भी अपनी जगह पे सही है। तो यानी जब 3 सही है अपनी जगह पे, गलती कहाँ है, यहाँ है। क्यों? क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 33 में नहीं, अनुच्छेद 32 में है। इसमें दोस्तों आप लोग जानते हैं 5 तरह के दोस्तों रिट भी जारी करते हैं। आप लोगों को उस रिट के बारे में पता होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमासेध, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे चले अगर हम लोग देखें तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दायित्व संविधान के किस संशोधन के मौलिक अधिकार से जोड़ा गया। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार ये कब जोड़ा गया मेरे भाई। तो यही 86वां संविधान संशोधन 2002 में। आगे बढ़े अगर हम लोग तो पूछा जा रहा है आपसे कौन सा कथनों पर विचार करके बताएं कौन सा हमारा सत्य है। अनुच्छेद 23 में मानव के बालात श्रम एवं दुर्व्यवहार पर प्रतिषेध के बारे में उपबंध है। तो बिल्कुल मेरे भाई आप लोग अगर पढ़ोगे यहाँ पर तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि बालात यानी बल और लात यानी ज़बरदस्ती तरीके से किसी से आप कोई काम नहीं करवा सकते हैं, ये बात यहाँ पर सही है। यानी और मानव ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी नहीं कर सकते हैं, ये वाला बात सही है। और अनुच्छेद 6 से 24 जैसे चाइल्ड यानी जो 14 वर्ष से कम है उनको खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। तो ये भी बात यहाँ पर सही है, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 23 और 24 आप समझ गए तो आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा यही। बहुत बढ़िया। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो आपका यहाँ पर जो होना चाहिए हमारा ये तो हो गया कंप्लीट। यहाँ पर अब देखें अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो आप लोग जानते हैं 24 तक तो शोषण के विरुद्ध अधिकार था, 25 से हमारा धर्म वाला आ जाता है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा यहाँ पर। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग चल रहे हैं देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है। किस न्यायाधीश को जनहित याचिका के बारे में यहाँ पर दिया है दोस्तों, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। तो यहाँ जनहित याचिका का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई
आपके आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है, उस मुद्दे को उठाने के साथ उसका साथ देने के लिए, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसको जानकारी नहीं है, वो कमज़ोर है, तो आप उसकी तरफ से दोस्तों आप मामला ले जाकर उसको न्याय दिलवा सकते हो। तो ये कहा गया था, यदि आपके उससे निजी कोई संबंध नहीं है तो जनहित याचिका ये के जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो पीएन भगवती साहब को माना जाता है। तो चले दोस्तों आगे देखते हैं। एक चीज़ और कहीं पर एक बार पूछा गया है कि इसका डेट पूछा गया था, कब ये आया था दोस्तों? तो 80 के दशक में, आप लोग याद करिए रहेंगे, 1980 के दशक में ये न्यायाधीश जो थे यही जनहित याचिका को दोस्तों कंसेप्ट को पेश किए थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो मौलिक अधिकार की बात किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट की बात किया जा रहा है। कुछ लोग इसे फंडामेंटल ड्यूटी समझ लेते हैं, तो नहीं। तो कितने तरह के दोस्तों मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 तरह के हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसे आप अच्छी तरह से जानते होंगे, पढ़े होंगे मेरे भाई इसके बारे में आप लोग। तो ये 6 तरह के यहाँ पर आप यहाँ पर तो मेरे भाई आपने पढ़ा होगा कि जैसे हमारा जो फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 36 तक है और इसे 6 सेगमेंट में बटा हुआ है, यानी 6 मौलिक अधिकार है। आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में पढ़ते होंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर संविधान में एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना, यस ये तो है। प्राकृतिक पर्यावरण के रक्षा करने की बात है, और ये बात तो हमारे डीपीएसपी में भी था, तो ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखना और हिंसा से दूर रहना, तो ये भी है। इसका मतलब जब ये तीनों हैं तो यही नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, तो अनुच्छेद 51 में दोस्तों है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो डीपीएसपी से संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड नहीं है ये। आगे देखें तो क्या कह रहे हैं? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कहा गया है, मूल कर्तव्य में का बताया गया है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग कर दें जो स्त्रियों के सम्मान को कम करता हो। 50 में दोस्तों क्या कह रहे हैं यहाँ पर? संवैधानिक प्रावधानों को पशुवध को संवैधानिक प्रावधान, कौन सा संवैधानिक प्रावधान पशुवध को प्रोत्साहित नहीं करता है? तो पशुओं के वध को दोस्तों आप देखेंगे डीपीएसपी में भी मनाही किया गया है कि दुधारू पशुओं को काटने वगैरह नहीं। और आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य में भी पशु को दोस्तों संरक्षण के बारे में उनको जो है उसमें के बारे में बताया गया है, दया की भावना, ये सब। तो यहाँ से आपके दोनों हो जाएंगे। दोनों में पशु वध को दोस्तों प्रोत्साहित नहीं किया गया है, एक तरह से उनको संरक्षण करने की बात किया गया है। यहाँ आगे अगर देखें तो कह रहे हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किस अनुच्छेद तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आप लोग जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब जोड़ा गया था तो 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी की सरकार में पीएन भगवती के दोस्तों अध्यक्षता में यह जोड़ा गया था। तो यह 51A में, यानी भाग 4 के रूप में, भाग 4A अनुच्छेद 51A में ये जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जब जोड़ा गया था तब 10 था, तो बाद में एक और जोड़कर इस समय 11 कर दिया गया है। आगे चले अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित किया गया। तो मूल कर्तव्यों को सूची में सम्मिलित किया गया है स्वस्थ विकास एवं अवसरों को सुरक्षित रखना, तो ये तो नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर ये तो नहीं है। और यहाँ पर आपसे कह रहे हैं 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का उपबंध करना, ये तो डीपीएसपी में है दोस्तों। नीति निषेध तत्व में ये भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का भी मैंने बात किया, ये भी 51 में है डीपीएसपी में, यानी ये तीनों नहीं है तो यही है। यानी मूल कर्तव्य में बताया गया है कि वैज्ञानिक सोच रखना, मानववाद ज्ञान अर्जन करना, सुधार की भावना रखना, ये सब आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बताया गया है। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो कह रहे हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के संबंध में मूल कर्तव्यों का समावेशन निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर किया गया है? तो किस समिति? अभी जस्ट मैंने बताया था दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति पर दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1946। आगे देखें हम लोग, अब देखिए आपका आ गया है संघ की कार्यपालिका।
तो संघ की कार्यपालिका, वो डीपीएसपी वाला छूट गया, अच्छा उसी में दे दिया था दोस्तों, हम लोग भूल गए, उसी में दोनों दे दिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी दोनों मिला दिया था। तो यहाँ देखें 8वें में कर रहे हैं संघ की कार्यपालिका से, यहाँ पर हमारा आ गया है यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ कौन सी कार्यपालिका के अंग हैं? तो कार्यपालिका के अंग आप लोग दोस्तों पढ़ेंगे हमारे संविधान का भाग जो 5वें भाग में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की यहाँ पर कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, ये सब दोस्तों कार्यपालिका के अंग हैं, माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ें अगर हम लोग देखते हैं तो कह रहे हैं संविधान में केंद्र सरकार किन कर्तव्यों का पालन करना है? केंद्र सरकार को किन कर्तव्यों का पालन करना है? तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के राज्यों से रक्षा करना है, यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्य सरकारें भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही हों। तो बिल्कुल मेरे भाई केंद्र सरकार का यही काम है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक, आप जानते हैं राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो ये 5 वर्ष अपने पद पर बने रहते हैं। कब से कब तक? तो उसी दिन से, अपने पद ग्रहण के दिन से इनको काउंट किया जाता है। और से बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है, कई बार पूछा जाता है इस तरह से। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, ऐसा कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो आप लोग पहले जान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उनके निर्वाचक मंडल में कौन होता है दोस्तों? एमएलए होता है। सभी चुने हुए एमएलए और सभी चुने हुए एमपी, यानी मनोनीत वाले नहीं, सिर्फ से इलेक्टेड, तो सभी चुने हुए सांसद और विधायक मिलकर वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन जब दोस्तों उनके महाभियोग की बात आती है, उनके हटाने की बात एक तरह से, तो उसमें ये एमएलए भाग नहीं लेते हैं, तो उसमें सभी तरह के एमपी जो होते हैं वो भाग ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि उसका भाग तो है कि महाभियोग का भाग नहीं है। तो यहाँ पर आप तो विधानसभा को तो यहाँ पर पहले ही, आप विधान परिषद को तो पहले ही हटा दोगे, क्योंकि ये न तो उनके मंडल का भाग थी और न बाद में लेती हैं। यानी मंडल का भाग ये था, लेकिन जब उनको महाभियोग की बारी आती है तो ये उसमें हिस्सा नहीं होते हैं। तो राज्यों की विधानसभाएं हो जाएगा। किस भौतिक क्षेत्र को यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा बड़ा करने दीजिए। करें निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को, कोई भौगोलिक क्षेत्र है उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का है, उसे अनुसूचित क्षेत्र अगर घोषित करना होता है तो शेड्यूल जियोग्राफिकल के मामले में, तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो यह राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ। अगर हम देखें 59 वाले में तो करें संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन संसद अथवा विधानसभा का सदस्य, यानी आप सांसद हैं, विधायक हैं, तो आप राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि 6 महीना के अंदर अपनी सदस्यता छोड़ना पड़ेगा, सांसदीय विधायकी वाला। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी वाला हो जाएगा। इतना तो आप समझ गए दोस्तों। आगे चले अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं अगर, तो आपका तो चले आगे यहाँ पर देखते हैं 60 वाले में। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार, यहाँ पर एक थोड़ा सा सेट करने दीजिए दोस्तों, दिक्कत है। कह रहे हैं कि कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो ऐसा कौन सा विशेषाधिकार है जो राष्ट्रपति का नहीं है इसमें? तो साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, तो ये तो है मेरे भाई राष्ट्रपति का ये विशेषाधिकार है। धन विधेयक पर पुनर्विचार के लिए लौटाना, नहीं मेरे भाई, क्योंकि इनकी अनुमति से ही पेश होता है, तो धन विधेयक पर पुनर्विचार के लिए ये नहीं लौटा सकते, तो यही गलत हो जाएगा। और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, बहुमत न होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं, ये इनका विशेषाधिकार है, लेकिन बी वाला नहीं था। आगे कह रहे हैं कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन के लिए उपबंध कर सकता है।
तो कब कर सकता है, यहाँ पर जो अनुच्छेद दिए गए हैं इस अनुच्छेद में हमें बताना है कि आखिर ये कब कर सकता है, किन परिस्थितियों में कर सकता है। तो अनुच्छेद 160 आपने पढ़ा होगा, उसमें ये है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन का उपबंध कर सकता है कि आखिर जो है किसी इमरजेंसी के मामले में राज्यपाल जो है उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, कैसे करेगा। तो अनुच्छेद 160 से रिलेटेड है, याद करे रहेंगे। आगे करें कि भारत के राष्ट्रपति के ने ऐसे कौन से भारत के राष्ट्रपति थे एकमात्र जो अपनी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था उन्होंने। तो पॉकेट वीटो कहाँ से आया दोस्तों? वीटो दोस्तों आप लोग जानते हैं कई तरह के होते हैं, उसमें एक आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब यही है, उस वीटो को उन्होंने न कोई मनाही किया, न कोई अपना निर्णय दिया, उसे अपने जेब में रख लिया और उस पर कोई डिसीजन नहीं दिया, स्पष्ट डिसीजन। तो ये दोस्तों एक आया था दोस्तों, भारत डाकघर संशोधन विधेयक आया था, 1986 का मामला है। तो उसी में दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। उन्होंने दोस्तों इस पर न तो उसको मनाही किया, न तो उस पर हरी झंडी दिखाई, उन्होंने अपने पास रखकर उस पर कोई डिसीजन नहीं दिया। इसीलिए एक नया उसी समय ये कंसेप्ट आ गया पॉकेट वीटो, यानी राष्ट्रपति साहब अपने जेब में रखकर भूल गए। आगे अगर देखें तो संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो देखें प्रश्न संख्या 63 वाले में कह रहे हैं संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजे जाने का अधिकार दिया गया? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, तो उन्होंने ये प्रावधान लाया 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से कि जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए राष्ट्रपति को इतना अधिकार हो कि वो उसे अच्छा न लगे, उसे उचित न लगे तो वो वापस भेज सके। तो ये उन्होंने प्रावधान किया था। तो दोस्तों यहाँ कह रहे हैं किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर आपका वित्त आयोग के अध्यक्ष की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और जो संघ राज्य क्षेत्र के जहाँ विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, यहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको दोस्तों वहाँ के मुख्यमंत्री को ही राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं। जैसे केजरीवाल थे, अभी जो रेखा गुप्ता हैं आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति ही इन्हें नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। जबकि योजना आयोग दोस्तों जो इस समय नीति आयोग बन चुकी है, तो इसके उपाध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये इनसे रिलेटेड नहीं है। तो 1 और 3 आपका हो जाएगा सी वाला। आगे देखें तो कह रहे हैं राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जब लगता है उस समय उनको हटाने के लिए लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, यस, लेकिन इनके निर्वाचन में ये मनोनीत वाले भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब हटाने की बारी आती है तो ये भी हो जाते हैं। तो ये तो सही है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर महाभियोग प्रक्रिया में राज्यसभा के भी मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, ये भी हो जाएगा। इसका मतलब डी वाला हो जाएगा आपका, 1 और बी दोनों। आगे अगर हम लोग देखें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, आप लोग जानते हैं मेरे भाई अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मिली हुई है। वो मृत्यु दंड तक की भी जो है वो क्षमा कर सकता है, और वही सब राज्यपाल को भी है, लेकिन राज्यपाल को मृत्यु दंड के मामले में नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के उपरांत ही करेगा, क्षमादान किए जाने का कारण बताने के लिए बाध्य है, नहीं, मौखिक सुनवाई अधिकार है, नहीं, समीक्षा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर आपका जो पूछा जा रहा है ए होगा कि डी होगा? 1 सेकंड थोड़ा सा हम चेक कर लें, नहीं तो गलत भी हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर। तो केंद्रीय यहाँ पर राष्ट्र क्षमादान शक्ति, 1 सेकंड, ये ए वाला हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के उपरांत ही यहाँ पर ये करेगा, यहाँ पर ये वाला आपका ए वाला हो जाएगा यहाँ पर। बहुत बढ़िया। आगे चले अगर हम लोग देखें अगर, तो आपका 67 वाले को अगर हम लोग देखें, 67 वाले को देखें तो कह रहे हैं मंत्रियों का व्यक्तित्व उत्तरदायी किसके प्रति होता है? तो जो हमारे मंत्री होते हैं, तो देखें 67 वाले में क्या पूछा जा रहा है आपसे? मंत्रियों का जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व दोस्तों वो जो उनकी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो यानी जब आपसे मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है,
तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है दोस्तों लोकसभा के प्रति। तो यहाँ करें मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है दोस्तों, तो वो यहाँ पर आपका व्यक्तिगत वाला आएगा, तो वो तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है, देखने में छोटा लगता है लेकिन अच्छों का हालत ख़राब कर देता है एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन की वजह से। कह रहे हैं मंत्री जो होते हैं उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है किसके प्रति होता है। तो पहले आपको बता दूं, अगर यही मंत्री परिषद पूछा होता, मंत्री परिषद अगर पूछा होता ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये दोस्तों ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन यहाँ पर मंत्रियों का व्यक्तिगत पूछ लिया है तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो दोनों में इतना माइनर सा अंतर होता है। आगे अगर हम लोग देखें तो 68 वाले में जो पूछा जा रहा है सामूहिक उत्तरदायित्व, देखिए आ गया ना, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत के संबंध में विचार करना है सही क्या है। तो इसका अर्थ है कि मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति जिम्मेदारी होगी। नहीं मेरे भाई, संसद मतलब तो उसमें तीनों भाग आ जाता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। जो सरकार के प्रति जो रिस्पॉन्सिबल होती है, सरकार का जिसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है वो लोकसभा होती है, तो यहाँ लोकसभा होना चाहिए था। तो जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो लोकसभा के प्रति होनी चाहिए। और मंत्रिमंडल के, यानी ये गलत हो गया आएगा, मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा बाध्यकारी होता है। बिल्कुल मेरे भाई, मंत्रिमंडल में जो निर्णय लिया जाता है सभी मंत्रियों पर लागू होता है, बाध्यकारी होता है। अगर कोई मंत्री उसे नहीं मानता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका 2 वाला सही है। यहाँ आप करें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी संबंधित है, तो अनुच्छेद 76 यहाँ पर किससे संबंधित है मेरे भाई, यहाँ पर तो वही है अटॉर्नी जनरल एजी, यानी महान्यायवादी जिसे हम लोग कहते हैं, सरकार का वकील जो होता है वही है। आगे चले यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आगे आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर 70 वाले में, तो कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है चयन करें। संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित किया गया है, तो नहीं मेरे भाई, महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित कहाँ है, वो तो सरकार का वकील होता है, जब चाहे सरकार उसे हटा दे बैठा दे, तो ये गलत है। तो कौन सा सही कथन चयन करना है ना, महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित किया गया है, महान्यायवादी को संसद द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक वेतन मिलता है, तो संसद द्वारा निर्धारित नहीं मिलता है मेरे भाई, ये भी वही तय होता है वहाँ से, तो ये वाला नहीं होगा, आपका डी वाला हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। आगे कह रहे हैं यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल होता है, तो सॉलिसिटर जनरल यहाँ पर क्या होता है, भारत का सॉलिसिटर जनरल, इसका मतलब ये होता है, अभी जो महान्यायवादी हमने बताया, महान्यायवादी का एक असिस्टेंस होता है, कह सकते हैं उनको सलाह वगैरह देने के लिए, तो वो उसे हम लोग सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, एक न्यायिक सलाहकार होता है, यानी जो महान्यायवादी होता है सरकार का वकील, उसको सलाह देने के लिए जो उसका होता है तो उसे सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं। यहाँ देखिए अब हमारा न्यायपालिका से संबंधित सवाल आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा। यहाँ कह रहे हैं उपबंध बताइए जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति रखता हो, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू की दोस्तों जो शक्ति रखता हो तो वो किससे संबंधित है, तो दोस्तों कई है, आप लोग जानते होंगे जुडिशियल रिव्यू का जो बात की जाती है हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 और भी होते हैं, जैसे 13 हो जाता है और ये हो जाते हैं, और हाई कोर्ट के लिए 226 ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो रिट जारी करते हैं हाई सुप्रीम कोर्ट जो करती है अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट करती है अनुच्छेद 26 के तहत, यही है दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, यही रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ का प्रश्न संख्या अगर 74 को देखें तो कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के संबंध में आपको 2 स्टेटमेंट है, बताना है सही क्या है। कह रहे हैं केवल दिल्ली, केवल जहाँ आए थोड़ा सतर्क हो जाइए, केवल दिल्ली और पुदुचेरी ही ऐसे यूटी यानी संघ राज क्षेत्र हैं जहाँ उनका स्वयं का उच्च न्यायालय है, तो नहीं मेरे भाई, दिल्ली का अपना स्वयं का हाई कोर्ट है, लेकिन पुदुचेरी मद्रास हाई कोर्ट पर डिपेंड है। आप लोग जानते हैं कि
एक राज्य को दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट 25 हैं अभी भारत में, और राज्य कितने हैं दोस्तों, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक बनाया जा सकता है, यानी एक गलत हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों दूसरा वाला को देखते हैं। कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो मेरे भाई ये कहाँ, राष्ट्रपति द्वारा थोड़ी की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है ना, राज्यों का मामला है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। ये भी तो सही पूछा जा रहा है, सही कोई नहीं है। आगे अगर हम लोग 75 को देखें तो कह रहे हैं कि विचार करिए और बताइए कौन सा सही है। तो न्यायिक व्यवस्था नागरिकों और सरकारों, 2 राज्य सरकारों के बीच, केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुआ विवाद, इन सब को निपटाने का काम करते हैं। तो बिल्कुल मेरे भाई हमारा न्याय व्यवस्था यही लिए है कि सरकारों के बीच झगड़ा हो, नागरिकों के बीच हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच हो, तो उन सभी को मामलों को सुलझाए। सही है। व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, तो यह संविधान का व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है, तो आपका यहाँ पर सी बनेगा। आगे अगर हम लोग देखें 76 में तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट के संबंध में बताना है सही क्या है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, तो यहाँ पर बिल्कुल मेरे भाई 1950 को ही की गई थी, कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर सही है। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937-49 की भांति यह न्यायालय पहले संसद भवन के अंदर चैम्बर में प्रिंसेस में हुआ करती थी। यस, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है। आगे यहाँ पर देखे कह रहे हैं विचार करके बताइए सही यहाँ पर क्या है कथनों पर। तो अगर हम लोग देखें भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं रखा गया है तथा सरकार पर उसका नियंत्रण रहता है, ऐसा कोई नहीं है मेरे भाई। भारत में खास करके लोकतंत्र में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाता है, सरकारों का हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरा देखिए क्या कह रहे हैं, उच्च व यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकारों का दखल नहीं होने पर स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है। तो वही मैंने अभी आपको बताया ना कि जहाँ पर सरकारों का दखल नहीं होता है जुडिशरी में, तो उसी को स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है। तो इसका मतलब दूसरा वाला हमारा सही है, तो ये दूसरा सही है केवल। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको संसद और विधायिका से भी रिलेटेड कुछ सवाल है यहाँ पर, तो देख रहे हैं हम लोग इसको भी क्लियर कर लेते हैं। लोकसभा की संरचना के संबंध में बताना है क्या है। संविधान के अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा से है, बिल्कुल है, जिसमें बताया गया है कि अधिकतम सदस्य 552 होंगे, लेकिन इस समय 545 ही हैं, तो बिल्कुल सही है, 3 के तीनों सही है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ हमारे प्रश्न खत्म होते हैं। 71 तक हमने था, जो हर टॉपिक से हमने आपको टच करा दिया है। उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे सारे, कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नमस्कार।